सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आई होप आपने पहला वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से कवर किया होगा, जिसमें मैंने रेफरेंस पॉइंट, मोशन, रेस्ट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वेलोसिटी जीरो क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होता है, डिस्टेंस क्यों कभी नहीं जीरो होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल तरीके से समझा दिया है। और इससे बेसिकली आपका जो असर्शन रीजन क्वेश्चन होता है और एमसीक्यूज होता है वो बहुत सारे कवर होते हैं। और इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली हम बाकी के पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आएगा और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि तुम्हारे 3 मार्क, 5 मार्क और सीवीक्यू में हेल्प होंगे। तो बेसिकली अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पार्ट 1 अगर आप कंप्लीट करोगे तो वो आपके न्यूमेरिकल्स, वो आपके एमसीक्यूज एंड असर्शनिज्म को हेल्प करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ये आपके न्यूमेरिकल्स और ग्राफ लाइक 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे मोशन अराउंड हमारे आसपास हो रहा है, तो उसको हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ तो आपने पढ़ा होगा मैथ में, चैप्टर पहला चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सारे जो मोशन है उसको अगर हम ग्राफ में डिनोट करेंगे तो उसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बेसिकली मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं? 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। और दूसरा ग्राफ जो है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा ग्राफ जो है वो है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सॉरी। तो बेसिकली हमें 3 ग्राफ के बारे में पढ़ना है। यही तीनों ग्राफ को अगर तुम पूरा अपने माइंड में छाप लोगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 100 to 100% क्वेश्चन सही करोगे। न्यूमेरिकल्स में कभी भी क्वेश्चन का गलत होना पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें पूरा कंसेप्ट मालूम होता है। थ्योरी में गलत होता है, बायो में गलत हो जाएगा, पर न्यूमेरिकल्स में जो आंसर 30 आएगा तो वो तो 30 ही आएगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो तीनों ग्राफ को आज हम बड़े आराम से समझेंगे। तो सबसे पहला आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। और मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरा होता है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर? तो जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसमें हमेशा हमेशा हम लोग टाइम को लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा उसको हम लोग टाइम पे लेते हैं। बाकी जो वाई एक्सिस है उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। अगर वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन ले लिए तो ये हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन ना लेके वेलोसिटी ले लिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी ना लेके एक्सेलरेशन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आ गया क्या हो गया? मतलब टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं, बाकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये हमारा वाई एक्सिस में रहता है और चेंज होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। बहुत ही इजी है, अगर तुम लोग पूरा ध्यान से देखोगे ना और एक बार रिवीजन कर दोगे वीडियो को तो ये हटेगा ही नहीं माइंड से। ठीक है, पहले पहले तुमको ये डिफिकल्ट लगेगा, पर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ये इजी लगेगा। ठीक है, ओके। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, ये क्लियर करो पहले। क्या ये क्लियर हो गया कि टाइम सर होगा एक्स एक्सिस पे और जो पोजीशन हमारा होगा वो वाई एक्सिस पे होगा? क्या इतना बात क्लियर है? और एक बात मैं बता दूं, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसको कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिख जाए तो तुम ये मान लेना कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। ठीक है, देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा है एक एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस, और ये आपका आ गया कौन सा एक्सिस? ये आपका आ गया एक्स एक्सिस। और हमें लेना है पोजीशन। देखो हमें तो एक्स एक्सिस में लेना है टाइम, ये आ गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमें टाइम लेना है। देखो क्वेश्चन पे टाइम है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो मार्क कर लेता हूँ। देखो 0 जैसे ओरिजिन पे होता है,
उसके बाद मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड। तो टाइम जो क्वेश्चन में गिवन है वो सेकेंड में गिवन है। क्लियर। और जो पोजीशन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों एक ही चीज है। जो पोजीशन है सबसे पहले ये 0 पे रहा, फिर 20 मीटर, मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ 20 मीटर, फिर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 40 मीटर, फिर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 60 मीटर, फिर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 80 मीटर, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 100 मीटर। तो जो यहाँ पे पोजीशन दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो मीटर में दिया गया है। क्लियर बात। तो अगर हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0 सेकेंड में पर्सन 0 पोजीशन में था, मतलब ये रहा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो वो 20 मीटर चल गया, मतलब टाइम का 1 सेकेंड, और यहां से 20 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं, ये वाला पॉइंट। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वो 40 मीटर क्रॉस कर गया, मतलब यहां से 2 और यहां से 40, मतलब लगभग यहां पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ग्राफ प्रॉपर नहीं बन रहे क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओके। जब टाइम 3 सेकेंड होगा तो वो 60 मीटर कवर कर लेगा, तो टाइम का 3 सेकेंड, इसका 60 सेकेंड, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पता चल रहा है ना मैं कैसे पॉइंट लगा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। यहाँ से 3 को ऐसे मेजर करो, यहाँ से 60 को मेजर करो, ये रहा आपका पॉइंट। तो इस तरह अगर हम सारे पॉइंट को मिला दे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राफ। और ये ग्राफ किसको मेंशन करता है, ये ग्राफ मेंशन करता है पोजीशन टाइम को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम को। क्लियर बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी टाइप के ग्राफ के कुछ नेचर। सबसे पहले इस टाइप के ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ, क्या ये जो ग्राफ सिमिलर है मैंने थोड़ी देर पहले जो बनाया इस टाइप के, मतलब ऐसे दोनों एक्सिस के बीच में सीधा जा रहा है एक लाइन। अगर इसी टाइप का ग्राफ तुमको दिख जाए तो तुम्हें याद रखना है कि ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन में असर्शन रीजन टाइप में हो या फिर एमसीक्यू में ऐसे 4 ग्राफ दिए होंगे, तुम्हें पूछे होंगे इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है। तो जो ग्राफ तुमने देखा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ओरिजिन से पास होके, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। देन कम टू सेकंड ग्राफ। अगर कोई ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है मेरी बात को ध्यान से गौर से नो, पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल क्रॉस करता है, तो जैसे कि ये है एक पोजीशन टाइम ग्राफ और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ पैरेलल चला गया, मतलब जो ग्राफ यहाँ पे सीधा गया था ना, ऐसे ऐसे सीधा गया था, वो ग्राफ ऐसे पैरेलल चला गया। अगर कोई ग्राफ पैरेलल चला जाए टू द एक्स एक्सिस और टू द टाइम एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। और ये कौन सी ग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल चला जाए तो उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अभी अगर ग्राफ कर्व दिखे और वो अपवर्ड कर्व हो, जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफ सीधा जा रहा था, यहाँ पे जो ग्राफ ऐसे पैरेलल जा रहा था, अगर ग्राफ ऐसे बेंट हो जाए, एक कर्व टाइप हो जाए और वो कर्व का फेस अपवर्ड हो, जैसे कि ऊपर जा रहा है कर्व, तो इसका मतलब है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो ग्राफ सीधा जाता, सीधी बात, पक्की बात है ये। तो ग्राफ बेंट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर अपवर्ड को बेंट हो जाए उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर डाउनवर्ड बेंट हो जाए तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। चारों बातें याद रहेगा। अगर ग्राफ सीधा जाएगा ओ से पास होके तो वो यूनिफॉर्म हो गया, अगर ओ से नहीं पास हुआ सीधा टाइम एक्सिस के पैरेलल चला गया तो बॉडी रेस्ट में हो गया। अगर ग्राफ ओ से निकला पर बेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी में कहीं पे चेंजिंग हुआ है। बेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ना देके सीधा आपको पूछ लेगा कि वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ कर्व दिखे तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की बॉडी चेंज हो रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, चाहे वो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है। अगर इंक्रीज होगा तो जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा, और डिक्रीज होगा तो वो कर्व डाउनवर्ड होगा। ये चारों चीज अगर याद रख लोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म।
देखो लिख लिया है मैंने यहाँ पे, अगर स्ट्रेट होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कहा जाएगा, यानी कि रेस्ट कहा जाएगा। अगर कर्व लाइन है तो चेंजिंग वेलोसिटी को आ जाएगा, क्या कहा जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है, अगर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, ये बहुत डेप्थ में मैंने पहले वीडियो में समझाया है क्यों उसको एक्सीलरेटेड मोशन कहा गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, मैं ये रेकमेंड करूंगा सबसे पहले उसको देख के आओ, बेसिक पहले क्लियर करो, उसके बाद ग्राफ पे आओ, ठीक है। तो अगर चारों ग्राफ दिया जाए और क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से दो ग्राफ में ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो आ जाएगा तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ। किस वाले ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इस वाले ग्राफ में आ जाएगा। किस वाले ग्राफ में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड ग्राफ, क्योंकि रेस्ट होगा तो वेलोसिटी 0 ही होगा। किस ग्राफ में ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन 0 है, पहले वाले ग्राफ में और दूसरे वाले ग्राफ में। क्लियर? ओके, देन हम मूव करते हैं यहाँ पे, हाँ देन हम मूव करते हैं एक और चीज पे। अगर ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारा पोजीशन और टाइम ग्राफ है, ठीक है। ओके, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर तुमको एक दिया जाएगा तो उसमें से तुम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? उसमें तुम कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे मैं जो ग्राफ ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, इसमें अगर तुमको पूछा जाए कि वेलोसिटी, इस वाले ग्राफ से तुम लोग व्हीकल का क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कि वेलोसिटी निकाल सकते हो, कि एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, कि डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो सीधा याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग एक ही चीज निकाल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं ए नाम दे दिया, और ये वाला जो पॉइंट था इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो हमने ये पूछा कि ए से बी तक जब बॉडी ट्रैवल किया उसी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है, मैंने तुमको ये पूछ लिया। तो मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ कितना टाइम में। तो ए से बी के बीच में कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट कितना है। ध्यान से देखो, ए में बॉडी 20 मीटर में था और बी में 40 मीटर में है। मतलब जब ए था तो बॉडी 20 मीटर क्रॉस कर चुका था, और जब बी आ गया तो वो 40 मीटर क्रॉस किया, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 मीटर का। कैसे निकाले? हमने निकाले 40 माइनस 20। क्लियर बात? ओके, डिवाइड टाइम। जब बॉडी ए पे था तो वो 1 सेकंड क्रॉस कर चुका था, जब बी पे आ गया तो उसके घंटे में, उसके मतलब जो वॉच है उसके वॉच में 2 सेकंड हो गया, यानी कि ए और बी के बीच में वो कितना टाइम कवर किया? 1 सेकंड का टाइम कवर किया। एक डिवाइड करो, माइनस में लिख देता हूँ 2 माइनस 1, तो 40 माइनस 20 आ गया 20, डिवाइड 2 माइनस 1 1, इसका मतलब है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए से बी के बीच में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? तो इस तरह हम लोग एक पोजीशन टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। और अगर एक ही पिक्चर में दो ग्राफ दिया गया हो तो, जैसे कि एक ही पिक्चर है, ये जो ग्राफ है ये ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे ये जो ग्राफ में मार्किंग कर रहा हूं यहाँ पे, ये बी ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिया हुआ है, ये बी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। तुम्हें पूछा जाएगा कि साइड में तो देखो कोई भी, कहीं पर भी वेलोसिटी लिखा नहीं है, कहीं भी वेलोसिटी लिखा नहीं है। ओके, तो तुम्हें ये पूछा जाएगा कि ए और बी, इन दोनों के बीच में ज्यादा वेलोसिटी किसका है। सीधा आंसर देखो यहाँ पे लिखा है एक ही लाइन में, ट्रिक देखो, इफ द स्लोप ऑफ ए इज स्टीपर देन बी। स्टीपर मतलब ज्यादा तीखा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखूंगा तो वो बॉल ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, या फिर यहाँ पे एक मैं बॉल रखूंगा तो वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। ऑब्वियस सी चीज है सर, अगर यहाँ पे आप एक बॉल रखते हो तो ये ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, यानी कि ए का ग्राफ जो है वो मोर स्टीपर है। स्टीपर मतलब कौन कितना तेज होगा, जिसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा।
जैसे कि एक और ग्राफ में एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे बुक में ऐसे ग्राफ बना दिए होंगे। ये सपोज रहा तुम्हारा ए का ग्राफ, ये तुम्हारा रहा बी का ग्राफ, और ये तुम्हारा रहा सी का ग्राफ। तुम्हें पूछा जाएगा तीनों ग्राफ में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये दिया गया होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि जो बी है इसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बी ग्राफ इज मोर स्टीफर देन ए एंड सी। और अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि ऑर्डर बताओ, तो सबसे कम वेलोसिटी आएगा ए का, उससे ज्यादा वेलोसिटी सी का, उससे ज्यादा वेलोसिटी बी का आएगा। क्लियर बात? ओके, देखो एक क्वेश्चन है, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन फिगर, व्हिच ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हायर। सेम बात, किसका हायर होगा? ऑब्वियस चीज है, बी का हायर होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक है, ओके। देन देखो, कैलकुलेटिंग वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने ये बता दिया थोड़ी देर पहले। हमें पोजीशन को मतलब डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना है एंड टाइम को माइनस करना है, और इसी चीज को ध्यान रखना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्लोप। जो कैलकुलेशन मैंने पहले वाले ग्राफ में दिखाया ना, ये जो कैलकुलेशन हमने किया, पहले यहाँ पे पोजीशन निकाले, फिर यहाँ पोजीशन निकाले, दोनों पोजीशन को माइनस किए, फिर ये टाइम को माइनस किए, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो 20 निकल के आया ना, उसी चीज को हम लोग इस ग्राफ का बोल देंगे क्या, बोल देंगे स्लोप। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ोगे मैथ में कि ग्राफ का स्लोप होता क्या है। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आसन्न रीजन क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप है ग्राफ का, वो क्या डिटरमाइन करता है। तो याद रहेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिटरमाइन करता है वेलोसिटी। और ऐसे पूछ लेगा कि आसन्न रीजन क्वेश्चन में द स्लोप ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ डिटरमाइन इट्स डिस्प्लेसमेंट, गलत हो जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप है ग्राफ का, ये डिटरमाइन करता है आपका वेलोसिटी। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूं ए पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूं बी पॉइंट, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच में कितना वेलोसिटी कवर हुआ, कितना वेलोसिटी है। ध्यान से देखो, ए का डिस्प्लेसमेंट था 5, बी का डिस्प्लेसमेंट था 20, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का गैप कितना हुआ, गैप फॉर 20 माइनस 5, देन डिवाइड करेंगे टाइम। ए के पोजीशन में टाइम था हमारा 1 और बी में हमारा टाइम था 4, यानी कि टाइम हमारे पास आता है 4 माइनस 1, तो 20 माइनस 5 आ गया 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि वेलोसिटी हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो प्रोसेस हमने किया, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूं C और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूं D, और अगर मैं पूछूं कि C और D के बीच में C और D के बीच में ग्राफ का वेलोसिटी कितना है। देखो, C के टाइम पे ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट था 25, तो लिखा मैंने 25। सॉरी, डी के टाइम पे ग्राफ का वेलोसिटी था 25, तो लिखा मैंने 25। माइनस करेंगे, सी का टाइम में भी वेलोसिटी 25 माइनस 25 डिवाइड, सी के टाइम पे टाइम था 6, डी के टाइम पे टाइम था 9, तो टाइम आ गया 9 माइनस 6, तो 25 से 25 को माइनस करेंगे तो 0/3 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। और यही बात तो मैंने उसी टाइम बोला था कि अगर कभी जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो भी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा रेस्ट, यानी कि उसका वेलोसिटी 0 आ जाएगा। ये बात प्रूव भी हो गया। अगर टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ पैरेलल आ जाए तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसका मोशन 0 हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। क्लियर बात? देन हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके। टाइम ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूं। ठीक है, तो टाइम पे ऊपर मत जाना। अगर तुमको चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो वीडियो को बड़े आराम से देखो। मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात का कि कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा। अगर एक बार वीडियो देखने से डाउट आता है तो 2 बार देखो रिपीट करके। अगर पूरा शिद्दत से देख लिया ना तो 100% मैं पूरा लिख के दे दूंगा, चैप्टर में डाउट नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देन देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगा कि एक्स एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा। ठीक है कि नहीं? तो ऑब्वियस ही चीज है, जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे पास आएगा क्या, टाइम। जो वाई एक्सिस था उसमें हमारे पास क्या आएगा, उसमें हमारे पास आएगा वेलोसिटी।
और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, आइदर मीटर पर सेकंड हो सकता है और किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अगर हम टाइम पे यहाँ पे सेकंड लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, अगर हम टाइम पे किलोमीटर पर आवर लेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बीच में अगर ऐसे कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ आइदर सीधा हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसे पैरेलल हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसे बेंट हो सकता है या तो ग्राफ ऐसे नीचे जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ सीन चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आता है वो पैरेलल आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। यही तो है इस चैप्टर का गेम। जब पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ था वो टाइम के पैरेलल आता था, तब हमारे पास ये डाटा होता था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है। पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो अगर पैरेलल आ जाता है टाइम एक्सिस से, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। याद रखना। ठीक उसी तरह अगर मैं क्वेश्चन तुमको दूं, अगर 2 मार्क क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये एक ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में इसी टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और ये सिचुएशन को तुम्हें ड्रॉ करके अगेन बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तुम समझो मेरी बात को, पोजीशन टाइम ग्राफ में इसी टाइप का ग्राफ कब आता था, जब होता था कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी में किस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, इसी टाइप का। अगर हम उसी ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ था ना पहले, ये जो ग्राफ था उसको हमने पूरा इसी टाइप के ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। देन अगर ग्राफ ऐसे सीधा पास किया हो, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी था, अगर ग्राफ उसी टाइप के सीधा पास किया गया हो तो हम बोल सकते हैं ये है इंक्रीज वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इंक्रीज वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इंक्रीज वेलोसिटी, बात को गौर करो, इंक्रीज वेलोसिटी। जबकि इंक्रीज वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा सीन था, पोजीशन टाइम ग्राफ में इंक्रीज वेलोसिटी का जब कुछ ऐसा सीन था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्रीज वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे सीधा आएगा। और ये जो इंक्रीज वेलोसिटी है ये कैसे होगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा। अगर ग्राफ उल्टा आ जाए, ऐसे करके बेंट आ जाए ऐसे नीचे, तो ये हो जाएगा डिक्रीज वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जबकि पोजीशन टाइम ग्राफ में इसी टाइप का ग्राफ था डिक्रीज वेलोसिटी के लिए, बेंट था और कर्व टुवर्ड्स डाउनवर्ड था, बट यहाँ पे सीधा लाइन टुवर्ड्स डाउनवर्ड आ जाएगा, डिक्रीज वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तीनों चीजें याद रहेंगी। देखो मैंने फिर से बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर सीधा जाएगा तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसे बेंट होगा तो यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। यूनिफॉर्म ऑसिलेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म ऑसिलेशन का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर बात? और अगर बेंट करके ऐसे बेंट होगा, बेंट करके ऐसे ऊपर जाएगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन होगा, मतलब व्हीकल का वेलोसिटी इंक्रीज तो होगा पर वो परफेक्टली ऑर्डर में नहीं होंगे, वो ऊपर नीचे होके इंक्रीज होंगे। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे नीचे आएगा, बेंट हो गई। हालांकि ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये दोनों को याद रखो। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पे नोट भी ऐड कर लिया, इसको पढ़ लेना। ठीक है, नोट में प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे, नोट में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सुब्रो एकेडमी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है वो इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, देन देखो, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ एक भाई, क्या कैलकुलेट कर सकते थे? पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे वेलोसिटी, जो कि उस ग्राफ का आता था क्या, स्लोप। ठीक उसी तरह हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? 2 क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सीलरेशन, एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, जैसे हमने निकाला था पोजीशन टाइम ग्राफ में, माइनस करके डिवाइड करके, अगर हम उसी टाइप का कैलकुलेशन करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो हो जाएगा एक्सीलरेशन।
और अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या सर एरिया क्या स्लोप, एक बार समझा दो। देखो समझा देता हूँ। ये वाला पिक्चर, ये वाला पिक्चर देखो, ये वाला पिक्चर अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, तुम्हें पूछूंगा कि ए और बी ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा कि एरिया निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो ए से बी के अंदर जो ग्राफ इनक्लोज्ड है, बी को अगर मैं सीधा टानूं तो ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे कट करेगा, तो ए को अगर मैं सीधा ड्रॉ करूं तो ये एक्स एक्सिस में यहाँ से कट करेगा। तो इसके बीच में जितने भी सारे एरिया आए ना, इसके बीच में जितने भी सारे एरिया आए, ये वाला जो पार्ट देखो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, ये पूरा पिक्चर का अगर हम निकाल देंगे क्या, ये पूरा पिक्चर का अगर हम निकाल देंगे एरिया, तो हमारा आ जाएगा क्या, तो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो जितना रीजन मैंने शेडेड किया, अगर उतना रीजन का हम लोग निकाल देंगे एरिया तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकाले एरिया, तो ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर है ये एक ट्रापीजियम टाइप का पिक्चर है। तो ट्रापीजियम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, ट्रापीजियम होता है हाफ इंटू हाइट होल इंटू ए प्लस बी। ए क्या होता है, स्मॉलर पैरेलल साइड, और बी होता है लार्जर पैरेलल साइड। तो ध्यान से ये देखो, यहाँ पे इसी टाइप का पिक्चर है, देखो कुछ इस टाइप का पिक्चर है, ठीक है, इस टाइप का पिक्चर है। तो अगर ये ट्रापीजियम है तो ये हो जाएगा उसका स्मॉलर पैरेलल साइड यानी कि ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा ए। तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू कितना है 5। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। और ये जो लार्जर साइड है ये हो जाएगा बी, क्योंकि ये लार्जर पैरेलल साइड है, इसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो बी का वैल्यू आ गया 10। और ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रापीजियम का हाइट, यानी कि यहाँ पे हाइट आ जाएगा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा हाइट। हाइट कितना है 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो एच का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10। अप्लाई करो फॉर्मूला पे अगर अप्लाई करेंगे हाफ इंटू एच यानी कि 10 इंटू ए का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू है 5 प्लस बी का वैल्यू है 10। तो 2 से 10 को काटो, यहाँ पे आ गया 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 प्लस 5 15। तो 15 5 जा गया 75 मीटर। क्लियर। इसी टाइप का अगर तुम्हें कोई भी डायग्राम पूछे, ग्राफ देके तुम्हें अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो सिंपल तुम लोग उसका निकाल दोगे क्या, उसका निकाल दोगे एरिया। जब तुम एरिया निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन भी निकालना है, ठीक है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें पूछे कि ए से बी के अंदर तुम बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो सर एक्सीलरेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन के लिए हमें निकालना पड़ेगा स्लोप। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें निकालने थे एरिया, और एक्सीलरेशन के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा स्लोप। तो निकालो भाई। अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है तो स्लोप कैसे निकालते थे, ए का जो पोजीशन है वो हम इनिशियल लेते थे, बी का जो पोजीशन है वो हम फाइनल लेते थे। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए का टाइम आता था 10 और बी का टाइम आता था 20। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी कि 20 माइनस 10। तो 10 माइनस 5 आएगा 5 डिवाइड 20 माइनस 10 आएगा 10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने पहले वीडियो में बताया था ये। क्लियर। अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो हम इसी प्रोसेस में निकालेंगे और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ का स्लोप। और अगर एरिया एनक्लोज दैट ग्राफ हम लोग निकाल देंगे तो वो हमें डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट। क्विक रिवाइज कर लेते हैं 5 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि टाइम आ गया एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट आ गया वाई एक्सिस में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग एक ही क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है वेलोसिटी, और वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, गारंटेड एग्जाम में फेस करोगे तुम, ठीक है।
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग दो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वांटिटी है हमारा डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्वांटिटी है हमारा एक्सीलरेशन। अगर हम एरिया निकालेंगे तो उस पिक्चर का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, और अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो उस पिक्चर का हम लोग एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। क्या इतना बात क्लियर हुआ पूरा? ठीक है। उसके बाद एक और ग्राफ था एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, हालांकि वो ग्राफ तुम्हारे बुक में नहीं है, इसीलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पर मैं यहाँ पे बताऊंगा जरूर। जैसे कि हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाए, वो हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग दो क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाए, वो हो गया एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी तरह एक्सीलरेशन एंड टाइम वाले ग्राफ से हम लोग एक ही क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है क्या? और वो है वेलोसिटी। क्लियर? और वो हो जाएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में एक ही क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते थे, वो होता है वेलोसिटी। ठीक उसी तरह एक्सीलरेशन टाइम क्वांटिटी में भी, ग्राफ में भी हम लोग एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है वेलोसिटी। क्लियर? देन हम देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बाकी 10-15 मिनट और बचेंगे, आराम से देख लो। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो वर्ड है, इस पे तुम लोग ज्यादा गौर करो। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगा, तो बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में होगा तब उसका क्या होगा? तब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के साथ बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में कवर करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। और जब इसी वाले कंडीशन में दिया गया होगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है या फिर बॉडी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, उसी कंडीशन में हम लोग तीन फॉर्मूलाज यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ये है वो तीन जादूगर फॉर्मूला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हालांकि ये तीनों फॉर्मूला के जो प्रूफ है वो तुम्हारे बुक में है, पर मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएंगे, तुम्हें भी बोर लगेगा। इस वाले वीडियो में सिर्फ तीनों फॉर्मूला के एप्लीकेशंस देख लो। इसका जो अगला वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं तीनों फॉर्मूला के प्रूफ ला दूंगा, वो तुम देख लेना। ठीक है, तो इसमें v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन, t होता है टाइम। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t हम टाइम को लेते हैं, a हम एक्सीलरेशन को लेते हैं। बाकी जो s है ना, s ये हम लोग डिस्टेंस भी ले सकते हैं और ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। बताओ क्यों? वीडियो पॉज करके बताओ क्यों। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। एस को डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, डिस्टेंस भी ले सकते हैं, मुझे बताओ क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए या फिर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो तुम्हें एस निकालना ही होगा। ये तीनों फॉर्मूला को कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगर तीनों फॉर्मूला पूरा प्रैक्टिस हो गया तो ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एकदम हलवा लगेगा आपको। बस आपको न्यूमेरिकल के लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से देखो, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से ही एक डाटा क्वेश्चन में गिवन दे दिया। अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब कार अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सपोज तुमने देखा कि कार अभी खड़ा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, वो अभी स्टार्ट होगा। तो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो मुझे बताओ उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा ना। मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली यू लिख रहा हूं, तो उसका यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो मूवमेंट किया ही नहीं, स्टार्टिंग ही जीरो पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ओके। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1, यानी कि इसी डाटा में हम लोग a का वैल्यू दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को दो वैल्यू गिवन है, u मिल गया, a मिल गया। इन 4 मिनट, ध्यान से देखो यहाँ पे 4 मिनट यानी कि हमें टाइम मिल गया। तो क्या क्या मिल गया हमें? यहाँ पे लिखो, हमें मिल गया u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एंड a हमें मिल गया जो कि था 2 शायद, या ना सॉरी, a मिल गया, हमको मिल गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो था वो हमें मिल गया 4 मिनट। यहाँ पे है ट्रिक, ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे एक्सीलरेशन में भी सेकेंड है,
पर सर टाइम में मिनट कहाँ से आ गया? मिनट तो नहीं आना चाहिए। टाइम को भी सेकंड में कैलकुलेट करो, यानी कि 4 इंटू 60, ये आ जाएगा 240 सेकेंड। तो बेसिकली तुमको 3 डाटा गिवन मिल गया, यू मिल गया, ए मिल गया, टी मिल गया। अब देखो क्वेश्चन पे पूछा क्या है। क्वेश्चन पे पूछा गया है फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये जो स्पीड है, ये कौन सा स्पीड है? सर हमको तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, हमको इनिशियल। और एक चीज देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड पूछा गया है। तो ध्यान से सोचो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो सर ऑब्वियस सी चीज है, वेलोसिटी एंड स्पीड भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया है, तो ये कौन सा स्पीड पूछ रहा है? तो जाहिर सी बात है, ये पूछ रहा है हमें फाइनल वेलोसिटी, जिसका सिंबल है v। तो हमको इसी क्वेश्चन पे v का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको हम v निकाल दे। देखो यहाँ पे u है, a है, t है, हमें v निकालना है। तीनों फॉर्मूला में ध्यान से देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, तीनों फॉर्मूला में ध्यान से देखो, कौन से फॉर्मूला में ये चारों क्वांटिटीज है, v a u n t, ये चारों क्वांटिटीज हैं, इसको छोड़ के और कोई भी क्वांटिटी नहीं है। देख लिया कौन सा फॉर्मूला? ये पहले वाला फॉर्मूला। डालो पहले वाला फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें तो v निकालना था, u था 0 प्लस a का वैल्यू था 0.1 मल्टीप्लाई t का वैल्यू हमारे पास निकल के आया 240। तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इंटू यहाँ पे आ गया 240। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 0 प्लस 24 इंटू 1 यानी कि 24। तो v का वैल्यू निकल के आया 24 मीटर, सॉरी 24 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो स्पीड पूछा था ना, इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 24 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन सा स्पीड है? फाइनल स्पीड है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। सर डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? एस होता है, मैंने बताया। चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, उसका सिंबल एस ही होता है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला पे एस है? एस तो सर दोनों फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में भी एस है और ये फॉर्मूला में भी एस है। तुम लोग कोई भी फॉर्मूला से एस निकालो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं दूसरे फॉर्मूला से अप्लाई करता हूं। ठीक है, क्या लिखा था दूसरा फॉर्मूला? एस इक्वल टू यू टी प्लस ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एस तो निकालना है, और यू था 0 मल्टीप्लाई टाइम का वैल्यू डालने की कोई भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। प्लस को मैंने प्लस लिख लिया, हाफ को मैंने हाफ डाल दिया, ए की जगह पे हमने 0.1 डाल दिया, इनटू टाइम की जगह पे हमने क्या किया, 240 का हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, ओके। देन देखो इसके 0 इंटू टी, यहाँ पे आ गया 0 प्लस ये आ गया 1/2 इंटू यहाँ पे आ गया 1/10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 240 इंटू 240। क्लियर? ओके, एक 0 से एक 0 यहाँ से काट लो, 2 से यहाँ पे 24 को काट लो, आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 0 से हम कुछ भी प्लस करेंगे तो 0 आएगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे 12 इंटू 240 करना है। तो यहाँ पे 0 से तुम लोग 0 लिख दो, 12 4 जा 48 से 8 रखा 4 गया, 12 2 जा 24 4 28 यानी कि 2880 मीटर। ये तुम्हारा निकल के आएगा एस। इसी टाइप में तुम्हें सारे क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है। देखो जैसे लिखा है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ठीक है, पर मैं ये बता दूंगा कौन सा डाटा क्या है। तुम लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर देना कमेंट में। द ब्रेक अप्लाइज टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद करो, मैंने पहले वाले क्लास में पढ़ाया था कि जब भी ब्रेक वाला सवाल आए तो वहां पे जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा ये कीवर्ड्स हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया है, और तुम्हें जब कॉपी में लिखना है तो तुम्हें कॉपी में यहाँ पे लिखना है a इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये याद रखो, लिखा भी है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया यानी कि माइनस हो गया। ठीक है, ओके। इफ ए कार रिक्वायर्ड 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि टाइम हमने यहाँ पे सीधा सीधा दे लिया 2 सेकेंड। ध्यान से देखो, सपोज यहाँ पे एक कार है, ये रोड है, इसने ब्रेक अप्लाई किया, कार ऐसे मूव हो रहा है, तो एक जगह पे जाके ये रुक जाएगा। तो मुझे ये बताओ, जब ये रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कार का कुछ ना कुछ स्पीड था,
और यहाँ पे 0 हो गया। तो जो 0 हो जाएगा क्या वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा? मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो u था, वो हमको पता नहीं, और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, वो 0 हो जाएगा। यानी कि v इक्वल टू हमने 0 मीटर पर सेकंड लिख लिया। कैसे लिख लिया? ये भी एक ट्रिक याद कर लो कि जब भी ब्रेक वाला सिस्टम दे दिया जाए, ब्रेक दबा के कार आगे स्टॉप हो रहा है, यानी कि उसका फाइनल 0 है। क्लियर? देन लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे s पूछा गया है, यहाँ पे s पूछा गया है, ध्यान से देखो। तो तीनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस का वैल्यू था जो था हाफ, सॉरी एस का जो वैल्यू था वो यहाँ पे था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मुझे ये बताओ, तीनों में से किसी भी फॉर्मूला में ये चारों क्वांटिटी है? नहीं होगा चारों क्वांटिटी। देख लो, पहले क्वांटिटी में इसमें s है, इसमें s नहीं है। दूसरे क्वांटिटी में v नहीं है। तीसरे क्वांटिटी में t नहीं है। तो हम तीनों में से किसी भी फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेंगे। सबसे पहले ए टी भी को लिख के तुम लोग u निकालो। हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू आ गया 0, u का वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस a का वैल्यू आ गया -6 इंटू t का वैल्यू आ गया 2। तो 0 इक्वल टू u माइनस 12, तो माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि u का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 12 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला ऐड करो। फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डालो। तो v का जो वैल्यू है वो तो 0 था, मतलब 0 का स्क्वायर। u का वैल्यू था 12, मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू हम लोग डालेंगे -6। और जो s है, s हमको निकालना है, यानी कि s यहाँ पे निकालना है। तो 0 इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी कि 144, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 2 जा 12s, 144 इधर आ जाएगा, यानी कि 12s का वैल्यू आ जाएगा 144। 12s को मैंने ला दिया, ठीक है। तो s का वैल्यू आ जाएगा 144 डिवाइड 12, यानी कि 12 मीटर। तो जो व्हीकल है वो 12 मीटर क्रॉस करेगा। क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे। ओके, देखो ये दो क्वेश्चन मैंने करवाया। बुक में ऐसे बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैं खुद ऐसे बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स है ना, जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स है, वो सब मैं एक और वीडियो में लाऊंगा। ध्यान से देख लेना, सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। 1 घंटे का क्लास होगा, सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्रॉब्लम्स ऐड किए थे। ओके, देन हम देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, सीधा बात है। और ये जो पार्ट है ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था कि अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो उसका जो पूरा डिस्टेंस है वो 2πr आएगा। और उसका सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा घूम के वहीं पे आ गया, तो एक राउंड घुमा यानी कि सर्क्यूम्फेरेंस 2πr, और एक राउंड घुमा यानी कि जहां पे इनिशियल था वहीं पे फाइनल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ओके, देन एवरेज स्पीड क्या है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा घूम के आया, तो उसका स्पीड बताओ। भाई स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस। अगर पूरा घूमता है तो डिस्टेंस आएगा 2πr डिवाइड टाइम का जाएगा t, तो 2πr/t हो गया, ये हो गया उसका स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा घूमेगा तो वो 0 आएगा, और टाइम नीचे कुछ भी हो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही आएगा। देखो लिखा है एवरेज वेलोसिटी आएगा 2πr/t एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वेलोसिटी वो आ जाएगा 0। ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए स्पीड आ जाएगा 2πr/t। क्लियर? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है, पर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखो, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि जो बॉडी था वो ऐसे एक सर्कुलर पाथ में पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है, और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। देखो लिखा है
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से, क्या अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या इसको बता सकते हैं कि इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? नहीं। यही बात तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड एक कौन सा क्वांटिटी होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, मैंने बता दिया कि उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 30 ही उसका फिक्स है। 30 में घूम रहा है, पर उसका डायरेक्शन सेम होगा क्या? नहीं। याद रखो, जब बॉडी इस पॉइंट में होगा तो वो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, जब बॉडी इस पॉइंट में होगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा सामने की तरफ, जब बॉडी ऐसे होगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा सामने की तरफ, जब बॉडी यहाँ पे होगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा। सर आपने कैसे बता दिया डायरेक्शन ऐसे होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये रूल है, direction of velocity changes continuously, velocity is along the tangent to the circle of each point। सर ये tangent क्या है? tangent वो है, अगर ये सर्कल है तो अगर मैं किसी ऐसे लाइन खींचूं जो ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में क्रॉस करेगा, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में क्रॉस कर रहा है, तो ये लाइन को हम लोग बोलेंगे सर्कल का क्या? सर्कल का टांजेंट। ये तुम लोग पढ़ोगे 9 क्लास में आगे। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो अलोंग टैंजेंट होता है। मतलब जब बॉडी यहाँ पे होगा तो ये डायरेक्शन इस तरह आएगा। सपोज बॉडी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम के पूरा ऐसे आएगा। तो जब बॉडी यहाँ पे होगा ना तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा। जब बॉडी यहाँ आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन अलोंग द टैंजेंट मतलब ये होगा। जब सर बॉडी यहाँ पे आ जाएगा तो उसका भी डायरेक्शन अलोंग द टैंजेंट मतलब इसी डायरेक्शन में होगा। तो हर एक पॉइंट में जो बॉडी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ, अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, नंबर पे डिपेंड करता है और उसका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन चाहे हम उसको कांस्टेंट रख भी ले, नंबर चाहे हम उसको कांस्टेंट रख भी ले, पर डायरेक्शन इन ए सर्कुलर मोशन हमेशा चेंज होता है। यानी कि वेलोसिटी कभी उसका जीरो नहीं हो सकता, या फिर वेलोसिटी कभी उसका कांस्टेंट नहीं हो सकता। अभी मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ तो वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसी क्वांटिटी को तो हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा? नहीं। मतलब उसका एक्सीलरेशन भी हर मोमेंट में चेंज हो रहा होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? एक और बात बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कुलर पाथ है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन ए कांस्टेंट स्पीड, तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा, पर उसका वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा और उसका एक्सीलरेशन भी नॉट कांस्टेंट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, मतलब उसके बॉडी में एक्सीलरेशन प्रेजेंट है जो कि हर मोमेंट में चेंज हो रहा है। ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एग्जाम में 2 से 3 मार्क क्वेश्चन इसी में से आ जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है या फिर कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे एंड वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन हर मोमेंट में चेंज होता है अलोंग द टैंजेंट ड्यूरिंग मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो अगर वेलोसिटी चेंज होता है हर डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन भी हर पॉइंट ऑफ में चेंज होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस द मोशन इज एक्सीलरेटेड व्हेन थ्रो स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब वो ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है पर उसको एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाएगा, मतलब उसका एक्सीलरेशन हर पॉइंट में चेंज होगा, कभी भी उसका एक्सीलरेशन फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक बात है। तो ये चैप्टर अभी
खत्म होता है। ठीक है, जो उसका प्रूफ वाला पार्ट है ये मैं एक और वीडियो में लाऊंगा, जो पार्ट 3 होगा, उसमें स्पेसिफिकली प्रूफ होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रूफ देखना है वो पार्ट 3 देख सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताना ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने बस 2 न्यूमेरिकल्स कराए एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी न्यूमेरिकल्स का एक बहुत एकदम डिटेल लेक्चर लाऊंगा इसके अगले आगे वाले सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पूरा क्लास का जो नोट है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अगर टेलीग्राम है तो जाके सर्च कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अगर सर्च नहीं करना चाहते हो तो इस जो वीडियो है ये देख रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। वहाँ से नोट लिख लेना, वहाँ से नोट डाउनलोड कर लेना,